हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आज आप लोग बात करेंगे कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्सन्स की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने आज पुट किए हैं वो कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने नए इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। तो आज अपन लोग क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। वैसे तो अपन ने एक वीडियो के अंदर क्वेश्चंस को पहले भी देखा था, ठीक है, सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर, और आज अपन लोग इसको फिनिशिंग टच देते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट अपन लोग कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया वाला। तो आज अपन लोग कोशिका से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको अपन लोग फिर से देख लेते हैं और इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, समझना, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। बच्चों इसने पूछा कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। लाइक फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो आंसर बताइए, ध्यान से सोच के मन के अंदर सोच लीजिए आंसर। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो ऑप्शन आया है वो क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों। कहाँ होता है? ओनली एंड ओनली प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है, क्योंकि आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। और कौन करता है? केवल और केवल प्लांट्स ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म किस से बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म किस से बना होता है? केवल कोशिका द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, या फिर कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है वो। तो मैंने आपको बताया था जब हम लोग स्टार्टिंग के अंदर सेकेंड लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे, प्रोटोप्लाज्म एक था प्रोटोप्लास्ट। मैंने कहा था प्रोटोप्लास्ट के अंदर तो कोशिका झिल्ली भी आती है, ठीक है ना। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जब अपन लोग कोशिका से कोशिका झिल्ली को हटा देते हैं उसके बाद बची जो संरचना होती है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अपन लोग समझना ये कोई कोशिका है, इसके अपन लोग ने कोशिका झिल्ली को हटा दिया, ठीक है, कोशिका झिल्ली को हटा दिया, उसके बाद जो संरचना कौन कौन सी रह जाती है? तो नॉर्मल सी बात, एक तो केंद्रक रह जाता है और केंद्रक का केंद्रक द्रव रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग वगैरह रह जाता है और साथ साथ आपको पता है यहाँ पर कोशिका द्रव रह जाता है। तो तीन कंपोनेंट आ गए इसके अंदर, तीन चीज़ें आ गई। कौन कौन सी? एक तो कोशिका द्रव आ गया, ठीक है, कोशिकांग वगैरह आ गए, और केंद्रक द्रव यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो गया दोस्तों? राइट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन सी कोशिका होती है ह्यूमन बीइंग के जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया टोटली एब्सेंट होता है? तो बच्चों डायरेक्टली आपको याद रखना, जो आरबीसी होती है अपनी रेड ब्लड सेल जो होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है ना। अपन को ये बात अच्छे से याद रखनी है। आरबीसी के अंदर यानी कि रेड ब्लड कार्पल्सेस यानी कि लाल रक्त कोशिका जो होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र यानी कि जो कंट्रोलर रूम होता है, जिसको कंट्रोलर सेंटर बोलते हैं, वो कौन सा होता है? वो क्या होता है बच्चों? याद रखना, केंद्रक होता है, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ खास है नहीं। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये टर्म्स देकर भी आपसे ये सब पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? एकदम से स्मॉलेस्ट, और वो भी जीवित कोशिका पूछी इसने, ठीक है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका पूछिए ना, अपन को इसमें ये दे रखा है कि भैया कोशिका भित्ति होनी चाहिए कि कोशिका भित्ति नहीं होनी चाहिए। अपन को बस इतना पूछा कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है। तो बच्चों डायरेक्टली अपन को याद होना चाहिए कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर यहीं पर अपन को ये ऐड कर देता है कि कौन सी कोशिका भित्ति युक्त जीवित कोशिका, तो कोशिका भित्ति युक्त जीवित कोशिका क्या हो जाएगी? बैक्टीरिया होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है बच्चों, सेल वॉल एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल टोटली क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, ठीक है। इसका जो साइंटिस्ट का नाम है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है, कौन सा? फ्रेडरिक हॉफमिस्चर। फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने सबसे पहले डीएनए को सेपरेट किया था, डीएनए को अलग किया था। वाटसन एंड क्रिक ने तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल है उन्होंने वो दिया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका की सबसे बाहरी परत का नाम बताइए। ध्यान से देखना, सपोज करना, मान लो बच्चों ये कोशिका है, ठीक है। अगर इसके सबसे बाहरी परत का नाम पूछे तो सबसे बाहर तो अपन को वैसे कोशिका भित्ति नजर आती है, लेकिन अगर ऑप्शन में कोशिका भित्ति न देकर अपन को अदर ऑप्शन दे रखे हैं, यानी उसके बाद कौन सी आती है, कोशिका झिल्ली। क्योंकि आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं ऐसी कोशिकाएं भी है जिनके बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती। जैसे अपनी कोशिका की ही बात कर लेते हैं तो अपनी जो एनिमल सेल होती है, जंतु कोशिका होती है, उनके बाहर कोशिका भित्ति तो होती नहीं है। तो ये क्वेश्चन उस बेसिस के ऊपर पूछा गया है कि भैया अगर ह्यूमन बीइंग की कोशिका पूछे या जंतु कोशिका पूछे तो उसके बाहर उसके सबसे भारी परत का नाम बताना है। तो सबसे भारी परत क्या हो जाएगी बच्चों, सीधा सीधा क्या हो जाएगा इसके अंदर, कोशिका झिल्ली। केंद्रक झिल्ली तो आपको पता है ना, केंद्रक का जो लेयर होती है, केंद्रक की जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA भी अपन इसको बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे शैवाल है, तो ये हो सकता है भैया ये एल्गी ही होगा, लेकिन बच्चे इसको ये देखते हैं और उसको टिक कर देते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है अपना, गलत हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, BGA जो नील हरित शैवाल होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चों, याद रखना, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। BGA इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक जो वर्णक होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट A वगैरह प्रेजेंट होते हैं। नील हरित शैवाल के एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे, नॉस्टॉक, एनाबिना वगैरह। तो नॉर्मल सी बात है, नील हरित शैवाल अगर आपको पूछे तो आपको बताना पड़ेगा ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक पादप कोशिका की दीवार बनी होती है, प्लांट सेल पूछा है ना पादप कोशिका, तो पादप कोशिका की दीवार यानी कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों, बताओ। प्रोटीन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है नॉर्मल सी। तो आपको जो राइट आंसर है वो टिक करना है, कौन सा हो जाएगा, सेलुलोज। तो एक प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, दीवार जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं, इनमें से कौन कोशिका विभाजन में सहायता करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सेल डिवीजन के लिए कौन हेल्प करता है? लाइसोसोम नहीं करता, राइबोसोम नहीं करता, गोल्जिकाय नहीं करता, लेकिन तारकाय करता है, बिल्कुल करता है बच्चों। तारकाय जो होता है वो तर्कुतंतु का निर्माण करता है, जो कि एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर अपन इसको बोलते हैं, जो कि सेंट्रोमियर से जुड़ता है और गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुव की तरफ लेकर जाता है। तो तारकाय जो होता है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करें, इसके अंदर प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण, ठीक है ना बच्चों, याद रखना। नेचर की इसने सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण पूछा, तो सबसे बड़ी कोशिका ऑप्शन देखते हैं अपन लोग, मानव की आरबीसी नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा, बिल्कुल। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो बहुकोशिकीय प्राणियों में एक कोशिका का सबसे बड़ी एक कोशिका का उदाहरण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण, तो आपको बताना पड़ेगा शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच एग अपन इसको बोलते हैं। शुक्राणु आ गया, माइकोप्लाज्मा ये नहीं होगा, तो ऑप्शन राइट इसका क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया, शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो कोशिका विभाजन जब मैंने आपको सेल डिवीजन स्टार्ट किया था तो उस दिन मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बच्चा? एक तो होता है असूत्री विभाजन, क्या होता है, एक तो असूत्री, एक होता है समसूत्री, ठीक है, और एक होता है अर्धसूत्री। तो 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री के अंदर आपको पता है डायरेक्टली जो केंद्रक होता है उसका विभाजन हो जाता है, प्रत्यक्ष विभाजन होता है, जो कि लोअर एनिमल के अंदर जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। समसूत्री की बात करें तो यह कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक है। अर्धसूत्री की बात करें तो यह जननी कोशिका के अंदर होता है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? डायरेक्टली आपको याद रखना ये 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सबसे पहले लिविंग कोशिका को किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देखा तो था लेकिन वो जीवित नहीं थी, वो मृत कोशिका थी। एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक बिल्कुल राइट आंसर है। एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था और इसको नाम दिया था एनिमलक्यूलिस। क्या नाम दिया था उसको? एनिमलक्यूलिस, जिसके अंदर उसने क्या क्या खोजा था बच्चों, याद रखना, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आरबीसी खोज जिसने की थी, शुक्राणु की खोज जिसने की थी, ठीक है ना, साथ ही साथ प्रोटोजोअन्स की खोज जिसने की थी और जीवाणु की खोज जिसने की थी, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह की इन्होंने खोज की थी, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने।
तो ये हो गया साइंटिस्ट का नाम, अपन को याद रखना है, जिसने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था। नेक्स्ट अपन लोग क्वेश्चन की बात करें तो शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? भोजन यानी ग्लूकोज की बात कर रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी कि अपघटन की बात कर, अपघटन की बात कर रहा है। तो ग्लूकोज कहाँ पर टूटता है जिससे ऊर्जा बनती है? बताओ, अंतःप्रदेवी जालिका में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या कोशिका द्रव्य में होता है, या फिर केंद्रक में होता है? तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एटीपी का निर्माण करती है बच्चों, और इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ठीक है ना, फॉस्फोरिलीकरण ऑक्सीकरण प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है, ग्लूकोज टूटता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस, साथ में एनर्जी, क्या बनता है, साथ में एनर्जी बनता है, यानी कि ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है जो कि कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो राइबोसोम की दोनों इकाई को जोड़ने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है, या फिर ऐसा भी पूछ लेगा कौन सा आयन, आयन पूछेगा तो ये हो जाएगा Mg+2, ये Fe+2, Na+, बोरॉन +2, ठीक है ना, बोरॉन +3 होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आयन पूछेगा तो इस तरह से दे रखा होगा, अगर तत्व पूछा तो डायरेक्टली आपको तत्व की फॉर्म में देखा। तो राइबोसोम की एक तो छोटी उपइकाई होती है और एक बड़ी उपइकाई होती है, और दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था Mg+2 यानी कि मैग्नीशियम करता है। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं, टोनोप्लास्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोनोप्लास्ट क्या है? तो टोनोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होती है क्या, केंद्रक की झिल्ली, रिक्तिका की झिल्ली, या फिर गोल्जिका की झिल्ली? देखो, टोनोप्लास्ट जो होता है वो रिक्तिका की झिल्ली होती है, और ये सबसे पतली झिल्ली होती है बच्चों, ये सबसे पतली झिल्ली होती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पतली झिल्ली कौन सी होती है तो आपको बताना पड़ेगा टोनोप्लास्ट होती है, और वो किसकी होती है, वो रिक्तिका की झिल्ली होती है, ठीक है, नाम टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन लोग बात करें, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करें कि कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल के बारे में पूछा, उसका नेचर कैसा होता है, वो मृत होती है कि अपारगम्य होती है, मृत या पारगम्य होती है, जीवित या अपारगम्य होती है, जीवित या चयनात्मक पारगम्य होती है? तो नॉर्मल सी बात करते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल, ये एक तो मृत होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये निर्जीव होती है, ठीक है ना, ये तो निर्जीव होती है। और कोशिका भित्ति के अंदर से जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं आसानी से आ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुन चुन कर कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर आने देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो कोशिका भित्ति का नेचर कैसा हो गया, मृत हो गया, और साथ साथ वो क्या है, पारगम्य यानी कि परमिएबल होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, किसमें प्रेजेंट होती है? बताओ, पादप कोशिका में होती है क्या? होती है बिल्कुल। प्रोकैरियोट्स में होती है क्या? होती है। शैवाल में भी होती है। मतलब राइट आंसर क्या हो गया इसका, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया, उपरोक्त सभी ओके। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये इसका इंदर वाला पोर्शन होता है जिसको अपन लोग क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, डीएनए होता है। तो इसने पूछा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने पे अपन को पता चल रहा है कि इसके बाहर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं है, मतलब ये क्या है, नग्न है। बताओ ये सर्कुलर है कि नहीं, सर्कुलर है कि नहीं है, यानी वर्ताकार है कि नहीं है? बिल्कुल वर्ताकार भी है। बताओ ये द्विरज्जुकीय है कि नहीं है? बिल्कुल ये द्विरज्जुकीय भी है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है, यानी कि इसका नग्न भी सही है, वर्ताकार द्विरज्जुकीय भी सही है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अप्रॉक्स भी राइट आंसर हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूछे या फिर अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का डीएनए पूछे, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए पूछे तो ये भी सही होगा, इसके अंदर भी डी वाला ऑप्शन ही आएगा क्योंकि उसका डीएनए भी नग्न होता है, वृत्ताकार होता है और द्विरज्जुकीय होता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा कोशिकांग स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स होता है जो स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है? ऑप्शन दे रखा अपने पास ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप लोग अंतः प्रतिरवी जालिका बोलते हैं, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिका, प्रॉक्सिसोम, ठीक है, लाइसोसोम। तो स्टेरॉइड का संश्लेषण कौन करता है? ध्यान समझना बच्चों, जब मैं आपको ER पढ़ा रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब मैंने आपको बताया था इसके दो पार्ट होते हैं, RER और SER।
RER जो होता है इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। जबकि SER क्या करता है, लिपिड एंड स्टेरॉइड, लिपिड एंड स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड का संश्लेषण कौन कर रहा है, मोस्टली आपको पता होना चाहिए, ER यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है, स्टेरॉइड का निर्माण करता है। याद आ गया बच्चों, गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। ओके, शुक्राणु जनन के दौरान, शुक्राणु जनन का मतलब क्या था, शुक्राणु के निर्माण के दौरान गोल्जी काय जो होता है वो शुक्राणु की कौन सी संरचना का निर्माण करता है। अब बताओ गोल्जी काय का जो रोल होता है शुक्राणु के अंदर वो कौन सी संरचना का निर्माण करने में होता है। उसके पूंछ का निर्माण करता है क्या, मध्य भाग का निर्माण करता है क्या, एक्रोसोम का करता है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर बताई थी, मैंने जब आपको पढ़ाया भी था, साथ साथ में इसके अंदर मैंने कहा था कि बच्चों ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखने, तब मैंने आपको बताया था कि इसके हेड के अंदर एक संरचना बनी होती है, इसका नाम है एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी काय का ही रूपांतरण होता है, वो गोल्जी काय से ही मिलकर बना होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो एक्रोसोम होता है उस संरचना का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करता है। बच्चों डायरेक्टली अपन को याद रखना है, ओके। और साथ साथ इसके जो मध्य भाग होता है यहाँ पर आपको पता है ना क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो इसको गमन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका उपस्थित होती है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर मिलती है, केंद्रक में होती है क्या, गुणसूत्र में होती है क्या, केंद्रिका में होती है क्या, या फिर कोशिका द्रव में होती है। जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो कोशिका द्रव में होती है, आपको पता है कोशिका द्रव में ये फैली रहती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है, यानी ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके बाहर 2 झिल्ली पाई जाती है, बताइए। राइबोसोम की बात करें तो ये तो एकल झिल्ली युक्त होता है, लाइसोसोम की बात करें तो ये भी एकल झिल्ली युक्त होता है, सेंट्रोसोम की बात करें तो इसके बाहर तो किसी प्रकार की झिल्ली होती नहीं है। अरे सॉरी, राइबोसोम जो होता है इसके बाहर भी किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, लाइसोसोम के अंदर एकल झिल्ली होती है, सेंट्रोसोम के अंदर भी किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली होती है बच्चों, दोहरी झिल्ली होती है। तो यहाँ से अपन को देखो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर राइबोसोम पूछेगा तो झिल्ली रहित, ठीक है ना, झिल्ली रहित, ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया भी था। सेंट्रोसोम की बात करो तो ये सेम रहेगा, झिल्ली रहित। वहीं अगर बात करें लाइसोसोम तो इसके अंदर एकल झिल्ली होता है, ठीक है ना, एकल मेम्ब्रेन या एकल झिल्ली होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ आपको क्लोरोप्लास्ट भी याद रखना और साथ साथ न्यूक्लियस भी याद रखना, ठीक है ना। ये तीनों कोशिकांग होते हैं जिनके बाहर दोहरी झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन, बेंडा, जॉर्ज एंड एंटमान ने। तो बेंडा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। वही अगर बात करें अल्टमान तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था बच्चों, ये भी याद रखना, बायोब्लास्ट नाम दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि बायोब्लास्ट नाम किसने दिया तो आपको बताना पड़ेगा एंटमान ने दिया था, ठीक है। वहीं अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया तो वो है बेंडा नामक साइंटिस्ट ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया बच्चों, बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया है। सबसे छोटा कोशिकांग बच्चों, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है बताओ, लाइसोसोम होता है क्या, या सेंट्रोसोम होता है, या राइबोसोम होता है, या गोल्जी काय होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सबसे छोटा कोशिकांग स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन सा होता है, तो नॉर्मल सी बात है ये कौन सा होता है, राइबोसोम होता है, जिसके बाहर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। क्लियर है ना, सिंपल क्वेश्चन एकदम। ओके, नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन अपने, तो ये हो गए अपने क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, इसके जो PDF है वो अपलोड कर दूंगा। तो ये आपका कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेकर, कोशिका के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल्स आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई टॉपिक छोटा मोटा आपको समझ में नहीं आया इसके अंदर, तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा, कंप्लीट आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इससे इतना मतलब टेंशन नहीं लेना है। तो जो भी अगर आपका डाउट हो आप मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूं, ठीक है ना। तो अपना कोशिका वाला पोर्शन अभी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको कोशिका कंप्लीट समझ में आ गई होगी। आपको पहले कोशिका के सारे वीडियोस देखने हैं अच्छे से, उसके नोट्स लिखने हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद चाहो तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेके बैठो और 1-2 घंटे के अंदर उनको भी आप लोग सॉल्व कर दो।
ताकि आपके ऐसा माइंड में नहीं रहे कि यार ये टॉपिक रह गया या वीक रह गया, आपसे क्वेश्चन नहीं बने। तो उस क्वेश्चन बनाने से पहले आप पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, तब जाके आपके क्वेश्चन बनाओगे ना, तब जाके आपको अच्छा लगेगा कि वाकई में क्वेश्चन सारे बन रहे हैं और क्वेश्चन अपन को बहुत ईजी भी लगेंगे। उसके बाद कई स्टूडेंट होते हैं जो बिना पढ़े क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रटने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ये जो फिनोमिना लोग समझते हैं कि भैया क्वेश्चंस रटने से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको कौशिका वाला चैप्टर है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस वगैरह एकदम ईजी लग रहे होंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो ईजी लगेंगे क्योंकि अपन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया, बहुत अच्छे से अपन ने इसको पढ़ा है। तो कल अपन लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि छोटा सा टॉपिक है कल वाला, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा एक या दो लेक्चर में कंप्लीट करने का। उसके बाद अपन लोग डिजीज़ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।